तो क्या होता अगर नारुतो के पास रिनेगान होता? क्या इससे स्टोरी कंप्लीटली चेंज हो जाती? क्या नारुतो और भी स्ट्रॉन्ग बन जाता? और फोर्थ ग्रेट निंजा पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता? ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। देखो, नारुतो को रिनेगान दो तरीके से मिल सकता था। पहला, जब वो पैदा हुआ तब मदारा उसे रिनेगान दे देता, या फिर दूसरा, पेन आर्क के बाद कोनान नागाटो के रिनेगान नारुतो को दे देती। ऑनेस्टली सेकंड ऑप्शन ज्यादा रियलिस्टिक लगता है, तो हम अपनी स्टोरी वहीं से कंटिन्यू करते हैं। ओरिजिनल टाइमलाइन में कोनान नागाटो की बॉडी रेन विलेज ले जाती है, बट रियलिस्टिकली ये थोड़ा इलॉजिकल लगता है, क्योंकि ओबिटो ऑलरेडी रिनेगान के पीछे था और कोनान को पता था कि वो जरूर आएगा। तो कोनान के पास दो ऑप्शंस थे, या तो रिनेगान डिस्ट्रॉय कर देना या फिर किसी ट्रस्टेड इंसान को दे देना। और यहाँ आता है नारुतो। कोनान नारुतो को ट्रस्ट करती है, तो इस टाइमलाइन में वो रिनेगान नारुतो को दे देती है और यही से स्टोरी कंप्लीटली चेंज हो जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या नारुतो रिनेगान हैंडल कर पाता? तो इसका सिंपल आंसर है यस। नारुतो उजुमाकी क्लैन से आता है, जिसके पास इंसेंट चाक्रा रिजर्व्स होते हैं, प्लस उसके पास नाइन टेल्स का भी चाक्रा है। मतलब स्टैमिना, हीलिंग, चाक्रा सब नेक्स्ट लेवल। हाँ, रिनेगान मास्टरी इजी नहीं होती, उसे थोड़ा टाइम लगता, बट वो मास्टर कर लेता। नारुतो रिनेगान की हेल्प से कुरामा को जल्दी कंट्रोल कर लेता है, जिसकी वजह से वो केसीएम जल्दी मास्टर कर लेता और उसे कुशिना की चाक्रा की भी जरूरत नहीं पड़ती। बट ऑन दी अदर हैंड वो अपनी माँ से नहीं मिल पाता। अब तुम इमेजिन करो, नारुतो के पास सेज मोड, केसीएम, रिनेगान ये सब है, तो भाई कितना पावरफुल होगा ये। और ऊपर से रिनेगान की एबिलिटीज जैसे ऑलमाइटी पुश, चाक्रा एब्जॉर्प्शन, समनिंग एनिमल्स, चाक्रा रॉड्स, मतलब हर एंगल से नारुतो पावरफुल बन चुका है। अब इस टाइमलाइन में ओबिटो सेम तरीके से कोनान के पास आता है रिनेगान लेने, क्योंकि उसे अभी तक पता नहीं है कि रिनेगान नारुतो के पास है। जैसे उसे पता चलता है, वो पहले कोनान को ही मार देता है और फिर नारुतो को अपना नेक्स्ट टारगेट बना देता है। बट अब तक नारुतो ऑलरेडी केसीएम प्लस रिनेगान अनलॉक कर चुका होता है और ये न्यूज ओबिटो तक पहुंचती है किसामे के थ्रू। अब ओबिटो को समझ आता है कि नारुतो अब नॉर्मल जिंचुरिकी नहीं रहा, वो और भी बड़ा थ्रेट बन चुका है। तो वो डिसाइड करता है कि वो नारुतो से फाइट डायरेक्टली वॉर में ही करेगा। अब आता है सबसे बड़ा इम्पैक्ट, वॉर आर्क। स्टार्टिंग में सब सेम रहता है, काबुटो शिनोबी को रीएनिमेट करता है और इटाची बाद में रीएनिमेशन जुत्सु भी रोक देता है। बट उसके बाद एक चीज बदलती है। ओरिजिनल टाइमलाइन में ओबिटो ने गेडो स्टैचू यूज करके टेंटेल्स को रिवाइव किया था, बट इस टाइमलाइन में नारुतो खुद गेडो स्टैचू कंट्रोल करता है। मतलब ओबिटो अब टेंटेल्स जिंचुरिकी नहीं बन सकता। और अब इमेजिन करो, नारुतो प्लस ऑल टेल बीस्ट वर्सेस मदारा एंड ओबिटो। वॉर का पूरा बैलेंस नारुतो के साइड शिफ्ट हो जाता है। अब तुम सोच रहे होगे कि एलाइड शिनोबी फोर्सेस इजीली जीत जाएंगे, बट ऐसा नहीं है। तुम मदारा को भूल नहीं सकते, विदाउट रिनेगान भी वो सभी कागज को डिस्ट्रॉय कर देता है। बस इतना ही फर्क होता कि वो टेंटेल्स जिंचुरिकी नहीं बन पाता, एज वो रीएनिमेटेड ही रहता। डिवाइन ट्री भी कभी आता नहीं और टेंटेल्स भी कभी जिंदा नहीं होता, जिसकी वजह से शिकाको और इनोइची भी नहीं मरते। मतलब मदारा की साइड ओवरऑल वीक पड़ जाती। अब आता है बिगेस्ट ट्विस्ट, इस टाइमलाइन में हागोरोमो आता ही नहीं, क्योंकि सिचुएशन उतनी एक्सट्रीम होती ही नहीं। मतलब सास्के को रिनेगान नहीं मिलती, ब्लैक जेत्सु मदारा को यूज नहीं कर पाता और कागुया कभी रिवाइव ही नहीं होती। सो फाइनल एंटेगनिस्ट ही चेंज हो जाता और एंड में एक ही चीज सेम रहती है, नारुतो और सास्के की फाइनल बैटल। क्योंकि ये फाइट पावर की नहीं, आइडियोलॉजी की थी। बस फर्क इतना है कि नारुतो के पास रिनेगान, केसीएम, सेज मोड ये सब है। मतलब नारुतो और सास्के के बीच एक ह्यूज पावर गैप है। इवन अगर हम मान ले कि सास्के को रिनेगान मिल भी जाती, तब भी नारुतो के पास इजीली अपर हैंड होता और ये फाइट नारुतो इजीली जीत जाता। तो तुम्हें क्या लगता है, क्या होता अगर नारुतो के पास रिनेगान होता? क्या वो स्टोरी को और बेटर बना देता? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर तुम्हें जानना है कि क्या होता अगर जिराय सेंसेई कभी मरते ही नहीं, तो मेरा ये वाला वीडियो जरूर देख लेना। मैं तुम्हें मिलता हूँ सीधा भाई